पीडीएफ डाल दी है, उसमें टोटल 10 पेज हैं आंसर की मिला के। जिसको प्रिंट निकालना हो प्रिंट निकाल ले, डायरेक्ट पूछना हो कर ले। ये वो असाइनमेंट है जो मैं अपनी तरफ से हर चैप्टर का अलग से दूंगा आपको। ये आपने जरूर सॉल्व करने हैं। जिसके 500 हैं, 400 हैं, 300 हैं, 200 हैं, उसके डाउट इसी वीक में पूछने हैं आपने। आवाज कम कर लूं? थोड़ा गुस्सा आ रहा है, मैं तेज बोल रहा हूं, और कुछ बात नहीं। एक हाथ पिट पिटा जाएगा, इसलिए कह रहा हूं ध्यान रखो। ठीक है? हाँ ठीक है, चलें स्टार्ट करें। लास्ट टॉपिक हमें सेल थ्योरी पढ़ना है। न्यूक्लियस पढ़ा दिया था? ठीक है। तुम्हारा बैच एक क्लास पीछे कैसे रहता है? हैं? सेकंड बैच है इसलिए? बैच से क्या मतलब भाई, सेम चलना चाहिए। पंद्रह मिनट लेट चलता है? हाँ मुझे भी लग रहा है। अब से क्या करेंगे, बैक ब्रेक नहीं दिया करेंगे तुम्हें। बहुत बढ़िया। लास्ट टॉपिक है, अब सुन लो। एक मिनट पहले अनाउंस कर रहा हूं, ऐसा कोई डाउट नहीं होता कि पैकेजिंग कौन कर रहा है गोल्जी बॉडी, ये डाउट नहीं है, ये तुम्हें याद नहीं है। मेरे से कोई ऐसा डाउट पूछता हुआ ना मिल जाए। समझ में आ गया कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या है सर, इसका आंसर क्या होगा, मैं उसको पीट दूंगा, ध्यान रखना। समझ में आया? मेरी बात समझ पा रहे हो? सबसे पहले नोट्स याद करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम नोट्स याद करेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आज असाइनमेंट बना लें। सही है? ठीक है। रात में जगो, वो जैसे करो, तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम है। प्रिंट निकाल के करो, पीडीएफ से बनाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। आप आज डाउट पूछ सकते हो, मैं आज भी अवेलेबल रहूंगा, या कल मैं जरूर अवेलेबल हूं, डाउट पूछ सकते हो। ठीक है? मैं बैठूंगा आराम से, के क्वेश्चन के डाउट पूछ लो। अगर अच्छा, मैंने सेल यूनिट ऑफ लाइफ का आधा घंटे का वर्बल रिकॉर्ड करके डाला था, ठीक है? जिसको चैप्टर पूरा याद हो जाए उसके काम का है वो। यूट्यूब पे डाला था मैंने, टेलीग्राम पे डाल दिया था। उसको जिसको याद हो जाए, उसके लिए नहीं है जो याद करना चाहे, जिसको याद हो जाए उसके लिए है सिर्फ। चलें आगे, बोलो। ठीक है, क्या चीज? अब वन शॉट भी चाहिए अलग से? पहले उसको याद करो, वन शॉट रिकॉर्ड करूंगा फिर मैं, वो करूंगा मैं अलग से। अभी किया नहीं है, अभी मैं करूंगा। पर वो क्या है, वो रिवीजन है पॉडकास्ट टाइप से। क्लियर है? उसको यूज कर सकते हैं। भाई तू कब पढ़ेगा? सब मैं ही कर दूं? मैं दे आऊं पेपर तेरा? खुद भी तो पढ़ेगा। आ जाओ। स्टार्ट कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, ठीक है? ये न्यूक्लियस है। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो सुन लो ध्यान से। न्यूक्लियस के लिए क्या क्या चीजें पहले समझो ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट, क्या हम न्यूक्लियस को एक ऑर्गेनल कंसीडर करेंगे? यस। किसी भी चीज को पूरा फोकस करके मेरी तरफ सुनो, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो ऑब्जर्वेशन है टॉपिक की। भाई इधर ध्यान रखो, बीच में हंस रहा बैठ के, इधर ध्यान दे भाई मेरी तरफ। ठीक है? क्यों खुश है भाई, चैप्टर खत्म हो रहा है? बता, इसी बात पे सिलेबस खुश होकर नाचने लगी हो नहीं? हाँ इधर देखो ध्यान से, प्लीज ध्यान रखें। हमारे पास क्या है बच्चे, न्यूक्लियस, पहले फोकस करो, आपको समझ में आएगा। न्यूक्लियस को हम ऑर्गेनल कंसीडर करते हैं, एनसीईआरटी ने उसे ऑर्गेनल लिखा है, पहला पॉइंट। ऑर्गेनल हम उस चीज को मानते हैं जहां पर कोई सेपरेट फंक्शन हो रहा हो, कोई प्रॉपर डिस्टिंक्ट फंक्शन हो रहा हो, उसे हम क्या मानते हैं? ऑर्गेनल मानते हैं। न्यूक्लियस हमने एक अलग चैम्बर बनाया है ताकि हम उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर सके। न्यूक्लियस एक ऐसी जगह है जहां पर डीएनए अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने का मतलब है डीएनए हमें क्या बना के देता है? आरएनए बना के देता है। हमने न्यूक्लियस बनाने का पर्पस ये था, पहला, हम डीएनए को थोड़ा अलग करना चाह रहे थे। दूसरा, यदि किसी चीज को आप अलग चैम्बर में रखते हो तो एक प्रॉपर तरह का कंट्रोल बनता है। जब आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ोगे तो वहां बताया जाएगा आपको कि प्रोकैरियोट में जीन एक्सप्रेशन के 2 लेवल कंट्रोल होते हैं, पर यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होने की वजह से 4 लेवल ऑफ कंट्रोल होता है। तो न्यूक्लियस एक ऐसी ऑर्गेनल है जहां पर डीएनए को हमने अलग से रखा है। डीएनए अलग रखने का पर्पस यह है
कि डीएनए से आरएनए बनाने वाला प्रोसेस हम एक अलग चैम्बर में कराना चाह रहे थे, क्योंकि अगर हम उस सेम चैम्बर में कराएंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन रहती है, जैसी प्रोकैरियोट में थोड़ी परेशानी रहती है। तो हमने एक अलग चैम्बर बना लिया जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले दो साइंटिस्ट के नाम है न्यूक्लियस की डिस्कवरी को लेके। पहला साइंटिस्ट है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। पहला साइंटिस्ट क्या है, रॉबर्ट ब्राउन, जिसने 1831 में न्यूक्लियस देखा था। अगर आप ध्यान से देखें, ये वो टाइम था जब कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एनसीईआरटी लिखती है 1950s, इसका मतलब है 1940 के बाद ही हुआ होगा। तो 1831 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था, उसके अराउंड रॉबर्ट ब्राउन ने स्टेन करके एक डार्क स्ट्रेन स्ट्रक्चर देखा होगा, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस बोला। ये चीज समझ में आ रही है? न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक मटेरियल स्टेन किया गया। अब डीएनए जो होता है वो एसिडिक होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक मटेरियल स्टेन किया गया, और वो किया किसने, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किसने स्टेन किया, फ्लेमिंग ने। तो फ्लेमिंग और रॉबर्ट ब्राउन, ये दो साइंटिस्ट हैं जो आपने न्यूक्लियस में याद करने हैं। पहला पॉइंट क्लियर है? सही है। दूसरा पॉइंट ये है बेटा, क्या न्यूक्लियस हमारे पास हर सेल में दिख सकता है या हर कंडीशन में दिख सकता है? नहीं। न्यूक्लियस हमें तभी दिखेगा जब सेल डिवाइड ना हो रहा हो, जब सेल डिवाइड ना हो रहा हो। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है? बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी की। तो 1831 में क्या लिखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन। यस, उन्होंने क्या लिखा, क्या देखा था, ऑब्जर्व न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसे दिखा होगा, स्टेन करके, बाय स्टेनिंग, कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अगली बात करते हैं, हम बात करते हैं फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या, उन्होंने ऑब्जर्व किया एसिडिक मटेरियल। क्या ऑब्जर्व किया, एसिडिक मटेरियल। किसके अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस। क्या नाम दिया उसे, नाम दिया क्रोमेटिन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्रोमा शब्द का मतलब होता है कलर, जैसे क्रोमेटिन का मतलब होता है कलर धागा, क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर बॉडी। समझ में आ रहा है? तो क्रोमा, क्रोमेटोफोर, कलर बियरिंग स्ट्रक्चर, क्रोमेटोफोर। समझ में आ रहा है? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, बोलो, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर बियरिंग स्ट्रक्चर, पिगमेंट। क्लियर? सही है। न्यूक्लियस विजिबल इन, न्यूक्लियस कब विजिबल होगा? अब सुने ध्यान से। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस दिखता है क्या? प्रोकैरियोट्स नॉट हैव न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस सिर्फ किस में विजिबल होगा, विजिबल इन यूकैरियोट्स। और कौन से फेज में विजिबल होता है, इंटरफेज में। ये इंटरफेज क्या होता है, इसको जरा समझ लेते हैं। यदि हम कोई सेल साइकिल बनाएंगे, सेल साइकिल बना रहे हैं, उसमें हमारे पास 4 फेज हैं। कृपया करके इस चैप्टर पे ये वाला टॉपिक ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे बेटा, इससे क्वेश्चन आएंगे, इससे क्वेश्चन आएंगे। ये हमारे पास M है, ये हमारे पास G1 है, ये हमारे पास S है, ये हमारे पास G2 है। क्लियर है? M, G1, S और G2, ये चीज समझ में आ रही है? M, G1, S और G2। क्लियर है? अब यहां पर आपको यह समझना है, यहां पर आपको यह समझना है कि मेरे पास ये जो G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है, यहां पर मुझे क्या विजिबल होगा, न्यूक्लियस विजिबल होगा, क्योंकि सेल यहां पर नहीं डिवाइड करता। यह बात समझ में आई? M फेज में क्या होगा, न्यूक्लियस विजिबल नहीं है, न्यूक्लियस नॉट विजिबल। उस वक्त क्या दिखता है, क्रोमोसोम दिखता है। क्या दिखता है, क्रोमोसोम विजिबल है। यस, सही है, क्योंकि सेल इसमें क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है।
तो अगर मुझे न्यूक्लियस का डायग्राम बनाना है तो मैं कौन से फेज का बनाऊंगा? इंटरफेज का। G1 S और G2 को इंटरफेज कहते हैं। यहां पर मुझे न्यूक्लियस दिखेगा, M फेज में न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। कोई डाउट है इस बात में? ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर मुझे क्या दिखता है? क्रोमेटिन दिखता है। न्यूक्लियस के अंदर मुझे क्या दिखेगा? क्रोमेटिन दिखेगा। ये वाली बात समझ पा रहे हो? ये वाली बात समझ में आ रही है? अब कौन से ऐसे सेल हैं जिसमें एक से ज्यादा या कोई न्यूक्लियस नहीं दिखता? तो नॉर्मली किसी एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। नॉर्मली किसी एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है। नॉर्मली किसी एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। यहां तक समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। नॉर्मली किसी एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। अब हम क्या देखेंगे बेटा? हम यहां पर ये देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नॉर्मली हमारे पास कुछ सेल ऐसे हैं, सम सेल, एक आरबीसी, दूसरा सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जाइलम में होता है, फ्लोएम में? फ्लोएम में। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये न्यूक्लियस पहले था, बाद में हटा दिया गया। विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। अगर किसी चीज में पहले न्यूक्लियस हो, बाद में हटा दें, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ई न्यूक्लिएटेड। सही है? क्या वर्ड यूज करेंगे? ई न्यूक्लिएटेड। तो आरबीसी और सीव ट्यूब में पहले था, बाद में हटा दिया गया। सही है? कौन से सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है? टेपेटम। याद आया किसी को? टेपेटम किसकी लेयर है? एंथर की। उसके अलावा एसेप्टेड हाइफे। यस, एसेप्टेड हाइफे। यस। उसके बाद कोकोनट वाटर। उसके बाद पैरामीशियम। दो न्यूक्लियस होते हैं उसमें। यस। इसमें एक देन मोर देन वन न्यूक्लियस है। मोर देन वन न्यूक्लियस। आ रहा है समझ? पैरामीशियम में कितने होते हैं? दो। एक को कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, छोटा होता है जनरेटिव। सही है? ऐसे ही एसेप्टेड हाइफे, एक से ज्यादा न्यूक्लियस। जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियाई। क्या वर्ड यूज करते हैं? न्यूक्लियाई। उसके अलावा याद करो, एम्ब्रियो सैक का सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, दो हैं वहां पर भी। सही है? मोस्ट ऑफ द सेल में एक होते हैं। कुछ सेल ऐसे हैं जिसमें एक भी नहीं है, आरबीसी, सीव ट्यूब। और कुछ ऐसे हैं जिसमें एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा न्यूक्लियस हमें क्यों रखना है? क्योंकि सेल ज्यादा काम कर रहा है। टेपिटम में एक से ज्यादा न्यूक्लियस क्यों रखना है? क्योंकि ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा प्रोटीन बनानी है। क्योंकि ज्यादा न्यूक्लियस मतलब ज्यादा डीएनए, ज्यादा डीएनए मतलब ज्यादा प्रोटीन। क्लियर है? बोलो, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि जो सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं वो सेम होते हैं जेनेटिकली या अलग अलग होते हैं? सेम होते हैं, क्योंकि एक ही सेल की माइटोसिस से बने हैं। अब यहां पर मेरी बातें ध्यान से सुने। जब मैं अक्रॉस चैप्टर कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, आप में से बहुत सारे बच्चों को अगर ये बातें समझ नहीं आती हैं तो ये फिर दूसरे वाले में आएंगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पहली बार में ही मुझे सारा समझ में आए अगर दूसरे चैप्टर की बात हो रही हो। ये क्लियर है? इस बात में कोई डाउट नहीं रखना। अगर आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर का सारा समझ आ रहा है तो ठीक जा रहा है। सही है? क्लियर है? ठीक है। आज का दिन आप ये प्रोसेस पूरा करेंगे, पूरे का पूरा ये प्रोसेस आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है? क्वेश्चंस बनाने वाला काम आज कंप्लीट करेंगे। नोट्स याद करने हैं। जो बच्चे बिना नोट्स याद करे करेंगे उनको वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। एक बीमारी होती है सिली मिस्टेक वाली, उसकी जड़ जो है वो यही है। वो बिना नोट्स रिवाइज याद करे करते हैं वो बच्चे। वो जो सिली मिस्टेक बोलते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड में डाउट है, वो वाली बीमारी बहुत कॉमन है, वो लग जाएगी। लोड करो। और असर्शन रीजन के लिए प्रैक्टिस कराएंगे तब आएगा, अपने आप से नहीं आता है। सही है? ठीक है? वो कोई गाड़ी थोड़ी चलानी है, सीख जाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसका। और उसके बाद भी जाकर वो सही हो कोई चांस नहीं। तो इसलिए जो कर रहे हो उसको ध्यान से करो, बस नोट करो सारे। बेटा दो तरह के क्वेश्चन है, मैंने उसमें डोपा कंबाइन कर दिया है
और पीवाईक्यूज को बदल दिया हल्का सा, ठीक है। हाँ, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल दिए, ठीक है, उतने कर लो, बहुत है आपके लिए। बोल दे, बोल सकता है, ठीक है, लिख लो, जल्दी करो बेटा। उसको भी इसलिए रखा गया है ताकि ज्यादा एक्टिविटी रहे, ठीक है। हाँ, है बेटा। हाँ, हाँ, उसकी वॉल नहीं होती, ठीक है। सुपर कौन सी वाली कह रहा है? एक तुम्हारे सिलेबस में पहले वो पढ़ाते थे एस्कैरिस, उसकी कोई एपिडर्मिस होती थी, वो भी होती थी, पर वो सब याद ना करो जो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। एसेप्टेट हाइफी है तुम्हारी एनसीईआरटी में, टिपिटम है, कोकोनट वाटर है जिसे सिनकाइटियम कहते हैं, पैरामीशियम का नाम दिया हुआ है, पीवाईक्यू में क्वेश्चन था, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, इसलिए बताया ये। चलें आगे। चलिए, हम लोग एक बार इंटरफेस न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। लिख लिया सबने ना? तेज लिखो यार, तुम लोग इतना धीरे लिखोगे तो कैसे होगा। एसिडिक चीज किससे स्ट्रेन करेगा? अपोजिट से, ठीक है। एक्चुअल में क्या, बेसिक वाले को एसिडिक से स्ट्रेन करेगा, एसिडिक वाले को बेसिक, नहीं तो अट्रैक्ट नहीं होगा उस पर। जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए एसिडिक है तो हिस्टोन बेसिक है, उस पर लगेगा ना, ठीक है, सही है, परफेक्ट। आगे चलते हैं, आ जाओ भाई, लिख लिया ना? कोई लभी भी लिख रहा है? और धीरे लिखो, जल्दी जल्दी लिखा करो भाई, एकदम जमा के लिख रहे हैं कुछ, फिर नोट्स मार्केट में बेचेंगे। हाँ बेटा, डर क्यों रहा पहले तो ये बता, कुछ कह रहा हूं, तेज बोलो। 4 जगह होता है, वो नहीं समझ में आया ना, दूसरे चैप्टर का बैठ जा बोलते रहो, बात करेंगे ना उस पर फिर बाद में, जब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां तुझे न्यूक्लियस याद रहेगा, तो फिर वहां समझ आ जाएगा। तू सोच, एक दूसरे चैप्टर का टॉपिक मैं बस हिंट दे रहा हूं, जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको वहां लिंक हो जाए, तुम्हें उस वक्त लिंक हो जाएगा ना। तो फिर पढ़ा कैसे? उसे पढ़ना थोड़ी बोलते हैं फिर बच्चे। प्रोकैरियोट में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो ही चीजें होती हैं। एक मिनट बात करो, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब जो एमआरएनए बन गया वो न्यूक्लियस के बाहर जाता है। ऐसा प्रोकैरियोट में आवश्यकता नहीं है, सही है। तो न्यूक्लियस एक अलग चैम्बर है, ठीक है, क्लियर। चले आगे, चलिए। आप क्या बोल रहा था बेटा, कोई बोल रहा था कुछ, कुछ पूछ रहा था, उसको कुछ दिखा होगा उसने न्यूक्लियस, उसको कैसे पता चलेगा? न्यूक्लियस मुंह से थोड़ी बोलेगा, उसको लगा होगा एक डेंस स्टेन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का मतलब सेंटर होता है किसी चीज का, तो उसने उसको नाम दे दिया होगा न्यूक्लियस, बाद में फिर डिटेल्स पता होगी। समझ आ रहा है? मैं उसको कैसे पता चलो, ऐसे थोड़ी है। मुझे एक चीज बता, कोई डिस्कवरी ऐसे थोड़ी होती है हम ये चीज खोज रहे हैं, तो चीजें मूव करती हैं तो दिखता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आगे आ जा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस, जल्दी करेंगे। इंटरफेस का क्या मतलब है? G1 और G1s और G2, इंटरफेस न्यूक्लियस G1 प्लस S प्लस G2। हमारे पास
ध्यान से सुनेंगे। G1 S और G2 ये हमारे पास इंटरफेस का न्यूक्लियस होता है। जब हम इंटरफेस का न्यूक्लियस बनाते हैं, कृपया करके ध्यान दें, हम कुछ इस तरीके का बना रहे हैं। सबसे पहले जो जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा उसको ध्यान से सुनते चलेंगे और याद करेंगे हम साथ के साथ। न्यूक्लियर जो होता है उसके बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवलप कह रहे होते हैं। न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप का एक और नाम क्या है? क्या नाम है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यस। इसमें कितनी मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन है। कितनी है ये? डबल मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। सही है। इसमें दो मेम्ब्रेन है। एक क्या है हमारे पास? आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। अब देख बेटा, आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास ईआर के कॉन्टिनेशन में होती है। किसके कॉन्टिनेशन में होती है? ईआर के कॉन्टिनेशन में होती है। तो न्यूक्लियर एनवलप, ध्यान दो, न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और वो क्या होती है? वो होती है कॉन्टिन्यूएशन विद ईआर। किसके कॉन्टिनेशन में होती है? ईआर। कौन सा ईआर? आरईआर। सही है। राइबोसोम कई बार इस पर अटैच है और आउटर मेम्ब्रेन पर भी अटैच है। सही है। राइबोसोम किस पर अटैच है? दोनों पर, है ना, ईआर पर भी और इस पे। तो इस पर क्या आउटर मेम्ब्रेन क्या है? कंटिनेशन विद ईआर है। और इस पर क्या अटैच होता है? राइबोसोम अटैच हो सकता है। यस। उसके बाद हमारे पास एक तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी हमारे पास कौन सी मेम्ब्रेन होती है? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। वो किसके कांटेक्ट में है? न्यूक्लियोप्लाज्म के। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है वो बता रहा हूं। देखो इधर, इधर देखेंगे सारे बच्चे। कोई प्रोटीन बताई थी इनर मेम्ब्रेन पे जो लगी होती है स्टेबिलिटी के लिए? लैमिन्स बताई थी शायद। चलिए कोई नहीं। अब जरा हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग, कृपया करके ध्यान दें। ठीक है। अब जो मैं बोलूंगा उसको समझना, मैं जो इसमें बोलूंगा उसको समझना ध्यान से। मेरे पास ये जो जगह है इसको हमने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियोप्लाज्म। यस, है ना? ठीक है। अब जरा देखो, हमारे पास आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की इस जगह को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये कितने नैनोमीटर होता है? 10 से 50 नैनोमीटर होता है। अच्छा, नैनोमीटर की चीज किस में दिखेगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। सही है। तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस दिखेगा किसमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा। ये समझ में आ रहा है? अब ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है ये किसके बीच में है? बिटवीन टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच में है। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब सुनना ध्यान से। आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन यहां पर जुड़ गए हैं। आउटर और इनर यहां पर जुड़ गए हैं तो वहां पर एक पोर बन रहा है। इस जगह को हम क्या बोल रहे हैं? इस जगह को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे इसे? न्यूक्लियर पोर। ये कैसे बना है? आउटर और इनर यहां पर जुड़ गए हैं। समझ में आ रहा है? यही लिखती है एनसीईआरटी। तो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन आपस में क्या हो गया? क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर क्या है बच्चे? न्यूक्लियर पोर क्या है? न्यूक्लियर पोर क्या है? आउटर और इनर मेम्ब्रेन क्या हो गए? आपस में कनेक्ट हो गए तो न्यूक्लियर पोर बन गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना।
जो मैं बात बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी अलग प्रोटीन बनाता है, क्लोरोप्लास्ट अपनी अलग प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन सेल के अंदर भी चाहिए साइटोप्लाज्म में, और सेल के बाहर चाहिए जिसे हम सिक्रीशन कहते हैं। क्या न्यूक्लियस के अंदर हमें किसी प्रोटीन की जरूरत होती है? हाँ या ना? यस, चाहिए। कौन सी प्रोटीन चाहिए? डीएनए जिसके ऊपर लपेटा जाएगा, हिस्टोन्स चाहिए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। और जितने प्रकार के एंजाइम डीएन मतलब न्यूक्लियस में चाहिए वो सारे प्रोटीन है। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये सारे एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। इसका मतलब न्यूक्लियर पोर, अगर आप ध्यान से सोचो, मैंने कोई पोर ईआर पे नहीं बनाया, ना कोई गोल्जी बॉडी पे बनाया। इसका मतलब मैं नहीं चाहता कि ईआर का ल्यूमन और साइटोप्लाज्म में कोई प्रॉपर कनेक्शन बने, पर मैं ये चाहता हूं कि न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म में कोई कनेक्शन बने। इसीलिए मैंने प्रॉपर छेद बनाए हैं न्यूक्लियस में, जिसे न्यूक्लियर पोर कह रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्लियर है? दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियर पोर से क्या होगा? एक ट्रैफिक मूव करता है, मतलब कौन सी चीज अंदर जाती है और कौन सी चीज बाहर आती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन सी चीज इसमें अंदर मूव कर रही है? अंदर मूव कर रही है, ध्यान दो बेटा। कौन सी चीज बाहर जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो अंदर जा रही है, जो अंदर जा रही है, ध्यान से सुनिए, जो अंदर जा रही है वो क्या है, और जो बाहर आ रही है वो क्या है? जो अंदर जा रही है वो प्रोटीन्स हैं, सही है? वो क्या है? प्रोटीन्स। और जो बाहर आ रही है वो आरएनए है, क्योंकि डीएनए सिर्फ क्या बना सकता है? आरएनए बना सकता है। तो जो बाहर आ रहा है वो क्या है? आरएनए है। और जो अंदर जा रहा है वो क्या है? प्रोटीन्स है। कौन सी प्रोटीन हमारे पास मूव करती है? तो हम लिख सकते हैं, एनसीईआरटी लिखती है, प्रोटीन एंड आरएनए मूव थ्रू न्यूक्लियर पोर। सही है? अब आप समझ सकते हो कि कौन सी प्रोटीन मूव करती हैं। हिस्टोन, जिस पर डीएनए लपेटते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। सही है? मान लो तुम्हारे पास 100 फ्रूट्स हैं, उसमें से 90 आम है, 10 कोई और फ्रूट है, तो तुम फ्रूट्स को ऐसे क्लासिफाई करोगे, आम और नॉन आम। समझ में आ रहा है? ऐसे ही क्या है, प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया है हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन्स में, और कोई नहीं, कुछ नहीं है वो, उसका कोई नाम याद नहीं करना, हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन में। उसके अलावा जितने भी एंजाइम न्यूक्लियस में चाहिए, डीएनए डबल करने का एंजाइम चाहिए ना, आरएनए बनाने का, तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज कहां होंगे? साइटोप्लाज्म में बनेंगे, और कहां जाएंगे? न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है? ये हमारे पास क्या हो गया? न्यूक्लियर पोर। तो सबसे पहले हमने बात कर ली है न्यूक्लियर एनवलप की, दूसरी बात कर ली है न्यूक्लियर पोर की, इसकी पेरी न्यूक्लियर स्पेस की, तीसरी हमने किसकी बात कर ली? न्यूक्लियर पोर की। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहां पर बात कर रहे हैं ऐसी, इस तरीके से। ये डीएनए है, ये क्या है? डीएनए है। भाई आप लोग अटेंडेंस क्यों नहीं लगा रहे हो? बच्चे प्लीज अटेंडेंस पहले सुन लो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। प्रॉब्लम कहां आएगी, आप सुन लो पहले। यदि आप लोग अटेंडेंस टाइम पे सही से नहीं लगाओगे, गलती से जब ये ऑटोमेट हो जाएगा तो एब्सेंट का मैसेज आपके पेरेंट्स के पास चला जाएगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, अभी तो नॉर्मल चल रहा है, बाद में वो आके पीट पीट देंगे, फिर पूछेंगे कहां था, खुद पीट जाओगे हैं। पूछ रहे हैं कहां जा रहा है, वही तो कह रहा हूं। घर पे पूछ रहे थे क्या कर रहा है? अच्छा, आ रहा है ऐसा, ये तो अच्छी बात है ना। तुम नोट्स चेक करो, फोटो खींच के भेजा करो पेरेंट्स को, आज ये पढ़ा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा वो सिस्टम सेट हो जाएगा, आप लोग समझो मेरी बात ध्यान से, प्लीज अटेंडेंस अपनी लगाया करो। ठीक है बेटा, गलती होगी, सॉरी, अब नहीं बोलूंगा। पढ़ाऊं? तुमको कोई बात बोलो, तुम उसमें एक और छेद कर देते हो बात में, कोई बात ही नहीं बोलनी है तुमसे। इधर पढ़ो, छोड़ो, तुमसे कुछ बात नहीं करनी मैंने। इधर ध्यान दो सारे, इधर देखो, अलग दुखी हैं सारे। बेटा देख, सारी समरी में एक ही चीज है, चैप्टर खत्म हो रहा है, इसके क्वेश्चन करने, बाकी मुझे कुछ पता ही नहीं है, और कुछ करना ही नहीं हमने इधर। ठीक है? हाँ, वही इंपॉर्टेंट। इधर आ जाओ। अब ये अंदर मेरे पास जो डीएनए, उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। अब सुनना ध्यान से, डीएनए होता है इसमें, प्लस आरएनए होता है,
प्लस प्रोटीन होती हैं। अब प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स। हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स, क्लियर है? हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन्स। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन जो है हमारे पास वो होती है जिसके अराउंड पैकेजिंग होगी। नॉन मतलब जिसके हिस्टोन और नॉन हिस्टोन पैकेजिंग में मदद करती हैं, ये होती है हमारे पास क्रोमेटिन में। इसके अलावा मेरी बात सुनना ध्यान से, ये एक डेंस सेन स्ट्रक्चर है। हाँ भाई, इसका क्या नाम है? न्यूक्लियोलस। ये है। अब जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से। सबसे पहले एक सिंगल को कहते हैं न्यूक्लियोलस, एक से ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोलाई, जैसे न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई। समझ में आ रहा है? ग्रेना ग्रेनम, ग्रेनम सिंगुलर है, ग्रेना प्लूरल है। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है। ऐसे सिंगल को कहते हैं न्यूक्लियोलस और बहुत सारे को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलाई। अब सुनो ध्यान से, क्या ये क्या है? सबसे पहले ये जो न्यूक्लियोलस है ना, यहां पर होता क्या है? मतलब इस न्यूक्लियोलस में क्या प्रेजेंट होता है? कुछ होता होगा ना? आरएनए होता, और डीएनए भी होता है? नहीं, कौन बताएगा? वो इंटेलिजेंट सा बच्चा कहां गया जो सारे आंसर करता था? है कहां बैठा है वो? वो कहेगा मैं मुसीबत में हमेशा आगे कैसे आ जाता हूं। नहीं, मैंने भी देखी वो मूवी, नहीं वो आगे आ जाता है, जावेद जाफरी, है ना, धमाल में, नहीं है ना? छोड़ो यार, तुम्हें बेटा तुम्हारे ना लॉजिक है ना तुम्हारे किसी तरह के लॉजिक नहीं है, ना पढ़ाई में ना उसमें। ठीक है, छोड़ो, मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले, सबसे पहले कोई ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है, ठीक है? पढ़ाई कर लेते हैं। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है न्यूक्लियोलस एक अलग जगह है। न्यूक्लियोलस कोई अलग जगह नहीं है, वहां पर डीएनए प्रेजेंट है। उस डीएनए ने बहुत सारा आरएनए बनाया, तो जब वहां ज्यादा काम हो रहा है ना, तो वो जगह गाढ़ी दिख रही है, डेंस दिख रही है। न्यूक्लियोलस अलग से कुछ नहीं होता, ऐसी एक जगह होती है जहां पर ज्यादा आरएनए बन रहा है, इस वजह से वो बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म के कंपैरिजन में डेंस दिख रही होती है। अगर मैं कहूं मैं ज्यादा आरएनए बनाने लगूंगा तो वो ज्यादा बड़ा एरिया गाढ़ा दिखेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो सेल प्रोटीन बना रहा होगा उसके न्यूक्लियोलस का साइज बढ़ जाता है। समझ आया? तो न्यूक्लियोलस एक ऐसी जगह है जहां का डीएनए सिर्फ आरएनए बनाता है। आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। आरआरएनए बनाने वाली जगह का नाम क्या है? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस कोई अलग से कुछ नहीं है, एक ऐसी जगह है जहां पर क्या बन रहा है? आरआरएनए बन रहा है। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा आरआरएनए बनेगा उतना वो डेंस दिखेगा, गाढ़ा दिखेगा। क्लियर है? बोलो। इसका मतलब अगर वो कम बनाएगा तो न्यूक्लियोलस छोटा दिखेगा, ज्यादा बनाएगा तो बड़ा दिखेगा। कुछ सेल में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ऐसे। समझ आ रहा है? ये डिपेंड करता है कि वो सेल कितनी प्रोटीन बनाने की कोशिश करता है। अगर किसी सेल में न्यूक्लियोलस नहीं है तो वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। समझ आ रहा है? बोलो। किसी सेल में न्यूक्लियोलस नहीं है, वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। एम फेज में, माइटोसिस में न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, इसलिए हम मानते हैं कि माइटोसिस के वक्त प्रोटीन नहीं बनती होगी। क्लियर है? बोलो। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो न्यूक्लियोलस जो है, ये न्यूक्लियस लिख दिया, न्यूक्लियोलस इज एक ऐसी ऑर्गेनल है जो डेंस स्टेन है, और यहां पर जो लिक्विड है उसको हमने क्या क्या नाम दिया? न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स, कुछ भी दे लो। यस, समझ में आ रहा है? ठीक है, कर सकते हैं। अब इसमें मैं न्यूक्लियोलस अगले पेज पे लिखवा रहा हूं, पहले इतना लिख लो जल्दी से, जल्दी फास्ट। तू कहां था भाई इतने दिन? एब्सेंट था ना? कहां था इतने दिन? कल आया था? नहीं,
चुप, झूठ बोल रहा है, क्लास में नहीं आया था, वैसे आया होगा, झूठा। कुछ पूछना है किसी को? नहीं, पूछ लो कुछ, पूछो बेटा, जल्दी पूछो, बोलो। हाँ ला। फॉर्मेशन ऑफ फैगोसोम तो वो है, एंडोसाइटोसिस से बनेगा। फैगो मतलब एंडोसाइटोसिस में फैगोसाइटोसिस। तो कौन सा इंजेस्ट करेगा, सॉलिड लिक्विड? सॉलिड। फैगोसाइटोसिस में क्या करता है सॉलिड? हाँ यार, पैकेज के पूछेगा, इसके क्वेश्चन अजीब से हैं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मैकेनिकल साइटोस्केलेटल, कहाँ है? ठीक है, ईआर भी तो मेम्ब्रेन है, किसी सेल के अंदर मेम्ब्रेन सपोर्ट दे देगी, पर सपोर्ट के लिए मेन साइटोस्केलेटल है। पूछो बेटा। हम्म, होता होगा मैमल में, ऊंट में होता है। उससे क्या करना है तुझे? एक्सेप्शन थोड़ी आती है, एक्सेप्शन पे बायो के पेपर नहीं बनते बेटा। जल्दी लिखो, लिखो, पूछो जल्दी, कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना नहीं है तो नोट्स ही नहीं बनाते, किसी भी लिख लेता है, भूल जाएगा सारा। कुछ पूछना है किसी को? नहीं? चलो कर लो जल्दी से। हाँ बेटा। कौन पूछ रहा है? वेरी गुड, बोल। नहीं बन सकता, खत्म हो जाता है, आरआरएनए की हाफ लाइफ होती है, कुछ टाइम के बाद वैसे भी खत्म हो जाएगा। एक, जैसे आरबीसी में थोड़ा बहुत प्रोटीन बनती है, पहले से कुछ राइबोसोम होते हैं, लेकिन अगर मुझे लगातार प्रोटीन बनानी है तो मुझे राइबोसोम बनाने पड़ेंगे, और राइबोसोम बनते किससे? आरआरएनए से। ठीक है, पूछो। और कोई पीछे? दुखी है भाई तू? तेरे से पीछे वाला क्या हुआ, पूछ भाई, तेरे से कह रहा हूं, पीछे मत देख। तेरे से पीछे वाला, हाँ तेरे से पीछे। कुछ पूछना नहीं है? नींद आ रही है? हाँ, एनसीईआरटी पढ़। ऑर्गनल है, ऑर्गनल। राइबोसोम नहीं होता, हर एक ऑर्गनल में राइबोसोम कहां होता है? ईआर में राइबोसोम का अंदर, गोल्जी बॉडी में है राइबोसोम। ये कोई रूल थोड़ी है कि हर एक ऑर्गनल में राइबोसोम होगी। तो ऑर्गनल का मतलब गलत समझ रहा है फिर। लिख लिया? जल्दी करो, जल्दी करो, इसको चैप्टर को फिनिश करना आज। हो गया?
चलो चलते हैं। कितनी देर में लिखोगे? कल कल आ जाऊं मैं? है? क्या था? यस सर। आ जा इधर देख बेटा। न्यूक्लियस क्या है? सबसे पहले मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस में क्या नहीं होती? मेम्ब्रेन नहीं होती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह कंटिन्यूएशन में होता है, विदाउट मेम्ब्रेन है। तो इसका मतलब ये कॉन्टिनेशन में है किसके साथ? न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। यहां तक समझ में आ रही है? कंटिन्यूएशन विद न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके साथ कंटिन्यूएशन में। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, डेंस स्टेन होता है। कैसा स्टेन होता है? डेंस स्टेन होता है। कैसा स्टेन होता है? डेंस स्टेन होता है। ठीक है? कैसा स्टेन होता है? डेंस स्टेन होता है। तीसरा, थर्ड, ये विदाउट मेम्ब्रेन है, कंटिन्यूएशन विद न्यूक्लियोप्लाज्म। ये डेंस स्टेन है। ये क्या है? डेंस स्टेन है। डेंस मतलब गाढ़ा स्टेन होता है। दूसरा, ये साइट है किसकी? साइट फॉर आरएनए सिंथेसिस। इसमें हम कौन सा आरएनए बनाते हैं? राइबोसोमल आरएनए। कुछ बच्चों लिख रहे थे आरएनए का क्या मतलब है, तो मैं यहां पे थोड़ा आरएनए बता देता हूं। आरएनए आपके पास तीन टाइप के हैं। एक है एमआरएनए, एक टीआरएनए और एक आरआरएनए। तो आरआरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोमल आरएनए। तो ये वाला आरएनए कहां बनता है? न्यूक्लियस में। सही है? अच्छा, क्या होगा? साइज एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस वेरिएबल हो सकता है। क्या मतलब हुआ? साइज एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस कैन बी वेरिएबल। कैन बी वेरिएबल। ठीक है? कैन बी वेरिएबल, इसका क्या मतलब है? आप सुने ध्यान से। इसका ये मतलब है कि हमारे पास, ध्यान सुने बेटा, हमारे पास इसका मतलब ये है कि सेल विच इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, उसको ज्यादा राइबोसोम चाहिए, रिक्वायर मोर राइबोसोम। इस वजह से ज्यादा क्या चाहिए? मोर आरआरएनए। इस वजह से न्यूक्लियोलस का साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां तक समझ में आ रही है? न्यूक्लियोलस का क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आपको एक चीज समझनी है यहां पर बेटा, अब हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं? क्रोमोसोम के। पर मेरे पास हम बात करेंगे कि क्रोमोसोम कब दिखेगा? जब एम फेज आएगा। उसके बिना क्रोमोसोम नहीं दिखता। एक बार इतना लिख लो, हम क्रोमोसोम पे चलेंगे अब। ठीक है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस का डायमीटर कितना है? 10 से 50 नैनोमीटर। याद रहेगा? ठीक है, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। आज कर लेते हैं इसको, कल स्टार्ट कर देंगे उसको, सेल साइकिल को। ठीक है? हाँ, टेस्ट लेंगे भाई, टेस्ट ले लेंगे, चिंता मत कर। टेस्ट तो ले लेंगे तुम्हारा। एमडी सर ने भी टेस्ट लिया था? क्यों ब्लड टेस्ट नहीं हुआ तुम्हारा? किसका है? क्या ब्लड ग्रुप आया? कौन कौन था? है? ओ नेगेटिव भी आया किसी का? बेटा जो ओ नेगेटिव वाले हो खोज के रखना, दो चार अपने जैसे। हाँ, क्योंकि रेयर होता है? हाँ, रेयर होता है बहुत। रेयर से, रेयर का मतलब ये नहीं है तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, रेयर का मतलब ये सोच रहे हैं स्पेशल है, कुछ नहीं है। ब्लड ग्रुप है भाई। कुछ खुश हो रहे होंगे, है ना? भगवान ने मुझे अनोखा बनाया है ना?
हाँ, इधर आओ भाई, आइए क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं। लिख लिया? जल्दी करो। एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई। ठीक है, बोल बेटा। नहीं, क्यों बनाएंगे? वहां सिर्फ आरआरएनए बना ना, सिर्फ आरआरएनए बना। आरआरएनए से राइबोसोम बनेगा, और राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म में बनती है। तो बाकी न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में और डीएनए है ना, उसे टीआरएनए बना ले, एमआरएनए बना ले। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज बताने बेटा। अब बात कर रहे हैं एम फेज। एम फेज क्या होता है? जिसमें क्या होता है? माइटोसिस या सेल डिवाइड करता है। माइटोसिस और सेल डिवाइड करता है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सेल की, हम बात करते हैं ह्यूमन सेल की, ठीक है, हम बात करते हैं ह्यूमन सेल की। ये मेरे पास न्यूक्लियस है इसका, किसी ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं, मान लो न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस का साइज है, किसी को याद है कोई साइज दे रखा है न्यूक्लियस का एनसीईआरटी में कहीं? क्या किसी को भी याद है न्यूक्लियस का क्या साइज दे रखा है ह्यूमन सेल में? 10⁻⁻⁶ कितना हुआ वो? 1 माइक्रोमीटर। कहां दे रखा है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। तो साइज कितना है? 1 माइक्रोमीटर। ये किसका साइज हो गया? न्यूक्लियस का। समझ आ रहा है? इसके अंदर मुझे ये डीएनए रखना है। क्या है ये? 2 मीटर लंबा। एनसीईआरटी में क्लास 12 में 2.2 मीटर लंबा है। तो ये डीएनए इसके अंदर है। तो दिस डीएनए किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। किसी को मेरी बात समझ में आई? मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि किसी ह्यूमन सेल में न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। यदि मैं उसमें 2 मीटर लंबा डीएनए रखता हूं, तो मुझे उसको कंडेंस करके रखना पड़ेगा क्रोमैटिन की फॉर्म में। और ये क्रोमैटिन मुझे कब दिखता है? इंटरफेज में। कब दिखता है? इंटरफेज में। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्या होगा जब एम फेज आएगा? व्हेन एम फेज आएगा, या हम बोलेंगे सेल डिवाइड होगा, तो क्रोमैटिन कंडेंस होता है क्रोमोसोम में। क्रोमैटिन कंडेंस होगा मतलब इकट्ठा होकर क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। कितने क्रोमोसोम बनाएगा? कितने क्रोमोसोम बनाएगा? कितने बना रहा है? बताओ, कितने क्रोमोसोम बना रहा है? न्यूक्लियस नहीं रहेगा। टोटल कितने? 46 क्रोमोसोम बनाएगा। टोटल कितने बना रहा है? 46 क्रोमोसोम बना रहा है। अब यहां पर जरूरी बात, क्योंकि ह्यूमन का डीएनए 2 मीटर था और ह्यूमन की स्पीशीज में 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, क्लियर है? पी प्लांट के अंदर ऐसे ही उसके डीएनए से 14 क्रोमोसोम बनेंगे। ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या उसका भी 2 मीटर का होगा? नहीं, डीएनए हो सकता है छोटा बड़ा हो। नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पीशीज वाइज कांस्टेंट होते हैं। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपको ये समझा रहा हूं, आपके ये स्किन सेल है, इस स्किन सेल में डीएनए खुला हुआ नहीं मिलता, वो कंडेंस फॉर्म में मिलता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। जब वो क्रोमैटिन क्रोमोसोम बनाता है, तो टोटल कितने क्रोमोसोम बनाता है? 46 क्रोमोसोम बनाएगा कंडेंस होके। एक नहीं, 46 क्रोमोसोम बनाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? बोलो, ये वाली बात समझ में आ रही है? अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब अगर मैं इस चीज को इस तरीके से लूं, ध्यान देंगे, अगर मैं इस चीज को ऐसे लूं आपके लिए, इसको अलग कर देते हैं पार्ट को। अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊं कि हमारे पास ये सेल साइकिल है, ध्यान दे सारे बच्चे,
ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सेल साइकिल है। सेल साइकिल में मेरे पास सिर्फ एम फेज में क्रोमोसोम दिखते हैं, G1 S और G2 में क्रोमोसोम नहीं दिखते। ठीक है, इसमें मेरे पास डीएनए का जो अमाउंट होता है उसको 2C लिखते हैं मान लो। तो यहां पर डीएनए डबल होता है। क्या डबल होता है एस फेज में? डीएनए डबल होता है। तो यहां जो अमाउंट आएगा वो 4C आएगा। अमाउंट क्या आएगा? 4C आएगा। क्लियर है? अमाउंट क्या आएगा? 4C आएगा। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो, यहां तक समझ में आ रही है? तो यहां मेरे पास 2C है, यहां अमाउंट 4C है। मेरी बात समझो ध्यान से। यहां डीएनए डबल हो गया, मैंने G1 लिखा, S लिखा, G2 लिखा, M लिखा। यहां 2C है, यहां मेरे पास 4C हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं यहां पर जो क्रोमोसोम, अब सुनो ध्यान से, क्रोमोसोम आपको किस फेज में दिखता है? एम फेज में। इसमें क्रोमोसोम विजिबल होता है। तो क्रोमोसोम आपको एम फेज में दिखेगा। किस में दिखेगा? एम फेज में। इसका मतलब एम फेज में वो क्रोमोसोम दिखता है जिसमें डीएनए डबल हो चुका है। मैं फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। आप जब क्रोमोसोम बनाते हो तो मेरे पास दो तरीके से क्रोमोसोम बना सकते हो। एक तरीका ये है क्रोमोसोम बनाने का, और एक तरीका ये है। यहां पर ये सेंट्रोमियर है मान लो। यहां पर एक क्रोमोसोम पर एक ये, ध्यान दो, एक ये और एक ये दो क्रोमैटिड हैं। क्या हैं ये? क्रोमैटिड। कितने हैं? दो। समझ आ रहा है? इसको क्या कह रहे हैं? क्रोमैटिड। कितने क्रोमैटिड हैं? दो। यहां पर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है। मेरा सिर्फ आपको क्या समझाना है, ध्यान से देखते चलना। अगर G1 S और G2 की बात करते हैं तो उसमें मेरे पास क्रोमैटिन दिखता है। क्या दिखता है? क्रोमैटिन। ये दिखता है क्रोमैटिन। G1 फेज में जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है G2 फेज में ये जाके। G1 फेज में ऐसा क्रोमोसोम होता है, G2 फेज में हर क्रोमोसोम पर ये ऐसे दो धागे होते हैं। दो धागे होते हैं। हमेशा हम क्रोमोसोम ऐसा ही ड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्रोमोसोम एम फेज में देखते हैं जो G2 के बाद आता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, G1 में क्रोमोसोम दिखता नहीं है। अगर दिखता तो ऐसा दिखता। G2 में दिखता नहीं है, अगर दिखता तो ऐसा दिखता। दिखता किसमें है? एम फेज में। और एम फेज क्योंकि G2 के बाद आता है, इसीलिए हम हर क्रोमोसोम में इस तरीके से दो क्रोमैटिड बनाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज, यही आधार है अगले चैप्टर का। क्लियर है? तो G1 S G2 में क्या दिखेगा? क्रोमैटिन। क्रोमोसोम किस में दिखेंगे? एम फेज में। कभी भी क्रोमोसोम ऐसा नहीं बना सकते। क्रोमोसोम हमेशा ऐसा बनाएंगे। क्लियर है? सही है? क्योंकि हम क्रोमोसोम किस में देखते हैं? एम फेज में। और एम फेज किसके बाद आता है? G2 के बाद। इसलिए दो सिस्टर क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम बनाते हैं। और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं। ये और ये दोनों क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। इनके अंदर 100% जीन सेम होती है। सारी जीन क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि वो एक दूसरे की कॉपी होती है। यदि आपसे पूछे कि एक टिपिकल क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होते हैं, तो वो लॉजिकली बात एम फेज की कर रहा है। दो क्रोमैटिड होते हैं, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, दोनों सेंट्रोमियर पे जुड़ते हैं, दोनों एक दूसरे की कॉपी होते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि क्रोमोसोम सिर्फ किस में दिखेगा? एम फेज में, जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। क्लियर है? बताओ, लिख सकते हैं? यही अगले चैप्टर में काम आएगा। नोट करो, चलो डाउट पूछो, चलो बोल। हैं? 2C 4C समझ नहीं तो पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में फिर से। ठीक है? हाँ ठीक है। फाइनली बन क्या रही है? इनडायरेक्टली वो ये बोल रहा है। और पूछो, कोई कुछ पूछना है किसी को?
बेटा 2C 4C नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, अभी 2C 4C नहीं चाहिए तुम्हें, बस जीवन और उसके बारे में समझना है। जल्दी पूछो पूछो। अलग से पढ़ियो मेरे से आके। सिस्टर क्रोमेटिड जेनेटिकली सेम होता है, हाँ। हाँ क्रोमोसोम, हिस्टोन सब पे है, सब पे है, हाँ। चलो भाई आगे चलेंगे। कोई और कुछ पूछना चाह रहा है, पूछ लो। हाँ माइटोटिक, वो डिपेंड करेगा कौन सा सेल है। ह्यूमन का सेल है 46 क्रोमोसोम है, तो क्रोमेटिड 92 होंगे। हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है ना। हाँ पेयर 23 होंगे, क्रोमोसोम 46 होंगे। बेटा सुन मेरी बात, ये ऐसे हैं तो तू इसे पेयर बोलेगा। इधर देखो भाई, ये अलग अलग होते तो पेयर बोलेगा, ये एक जगह जुड़े हुए हैं, पेयर थोड़ी है, सिंगल है ये क्रोमेटिड पूछ रहा है ना, तो ये क्रोमेटिड सेंट्रोमियर पे जुड़ा हुआ है। हर क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड है। टोटल क्रोमोसोम कितने 46 हैं, तो 92 क्रोमेटिड हो गए। पेयर शब्द अलग अलग चीज के लिए यूज करते हैं। अरे भाई नहीं करेगा, ये 2 क्रोमेटिड आपस में जुड़ा हुआ है, ये 2 आपस में जुड़ा हुआ है, इन दोनों के लिए पेयर यूज कर सकता हूं। ये जब जुड़ा हुआ है तो पेयर वर्ड क्यों यूज करूंगा? नहीं समझ में आया? बोल, अभी भी नहीं आया इधर को। तू पेयर बोलने का मन कर रहा है, कौन सा पेन दे दे बेटा। तेरे को पेयर बोलने का मन कर रहा है, बोल ले, कोई बात नहीं। तू कुछ और सुनना चाह रहा है इसमें, बच्चे वो बात करेंगे आगे। आओ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इधर देखिए बेटा सारे, देख लो इधर भाई, इधर देखो, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है। सबको दिख रहा है सेंट्रोमियर?
ये मेरे पास काइनेटोकोर है, इधर ध्यान देंगे, कृपया ध्यान दें, इधर ध्यान दें कृपया। मैं क्रोमोसोम बना रहा हूं, सबसे पहले इसको आर्म कहते हैं, ये भी आर्म है, ये और ये आर्म मिला के मेरे पास क्या बनता है, क्रोमेटिड। यस, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। क्या हैं ये, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, सही है। ये पूरा और ये पूरा, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, सही है, क्लियर। आगे की कहानी, इस जगह को हम सेंट्रोमियर कह रहे हैं। सेंट्रोमियर का एक और नाम होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या नाम है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन नाम है, यस और नो। इसके ऊपर ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोल रहे हैं, काइनेटोकोर बोल रहे हैं। क्रोमोसोम के एंड को कहते हैं टीलोमियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जगह होता है, कैंसर सेल से रिलेटेड एक टॉपिक है इसमें, पर नहीं करना उसे, वहीं बात करेंगे सेल साइकिल में अगर जरूरत पड़ेगी तो। पर अभी के लिए याद रखो, एक नॉर्मल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास एक होता है मेरे पास क्रोमेटिड, हम बात कर रहे हैं क्रोमेटिड की। तो क्रोमेटिड क्या होते हैं, हम लिख सकते हैं कि दो सिस्टर क्रोमेटिड अटैच होते हैं किस पर, अटैच ऑन सेंट्रोमियर, और जेनेटिकली सेम होते हैं। क्या होते हैं, जेनेटिकली सेम होते हैं। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा आ जाओ, दूसरा मेरी बात सुनो ध्यान से, ये क्रोमेटिन आ गया, समझ में आ रहा है। ये क्या है, हमारे पास क्रोमेटिड्स आ गए। दूसरा बेटा, दूसरा ये हमारे पास आ गए क्रोमेटिड, दो सिस्टर क्रोमेटिड अटैच हो रहे हैं सेंट्रोमियर पर, और ये क्या है, जेनेटिकली सेम है। ये चीज समझ में आ रही है, जेनेटिकली सेम है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं सेंट्रोमियर की। सेंट्रोमियर क्या है हमारे पास, इसे कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये किसको होल्ड करता है, ये होल्ड करता है दो क्रोमेटिड को, यस। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। किस पर है ये, ऑन सेंट्रोमियर। इस पर क्या अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर पे। इधर वो बोर्ड पे ध्यान रखेंगे, मेरे पास ये जो काइनेटोकोर है ना, इस पर ऐसे धागे अटैच होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए, इसको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है स्पिंडल फाइबर, सही है। तो काइनेटोकोर क्या है, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है किस पर, सेंट्रोमियर पर, जिस पर क्या अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। टीलोमियर किसे कहते हैं, टीलोमियर किसे कहते हैं बेटा, एंड ऑफ क्रोमोसोम को, एंड ऑफ क्रोमोसोम को, सही है। किसी क्रोमोसोम के अंत को हम क्या बोल रहे होते हैं, टीलोमियर बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे पास, हमारे पास क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम पर एक स्पेशल डीएनए होता है, उसे सैटेलाइट कहते हैं। सुनना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, पहले इसको लिख लो, सैटेलाइट अलग से बता रहा हूं, नोट करो पहले। कोई कुछ पूछना चाह रहा है, एक बार पूछो बेटा फटाफट से, बोलो भाई, लिख ले तू, लिख क्यों नहीं रहा है, नोट्स नहीं बनाएगा ना, धीरे धीरे हाथ वेस्टिजियल हो जाएंगे, ठाकुर बन जाएगा। फिर पूछेगा मैंने तुम्हें यहां बुला के कोई गलती तो नहीं करी, नहीं है? मेरा नीट का पेपर थोड़ी है, मैं ना देखूंगा, तुम्हारा पेपर है। कौन जीता सुबह वाले मैच में, नहीं पता ना, बहुत बढ़िया। कहां से आवाज आ रही है साउथ अफ्रीका, ये मैच ना देखा कर भाई। हाँ, मैच क्या होता है, शाबाश, बहुत बढ़िया।
यही वाला एटीट्यूड चाहिए। बारिश हो रही इंग्लैंड में? बहुत बढ़िया। पूछ रहा है कौन से गेम में है मैच होगा आज वाला, शाम वाला? पढ़ लो। एक दिन मैच देखोगे, एक दिन ओटीटी देखोगे। हाँ, फिर तुम कहोगे घर पे आके सिली मिस्टेक हो गया था, नहीं तो पूरा 720 आ रहा था। तो वही सब फर्जी बात करते हो। और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी आईज से जान जाते हैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल। बोल तो ये झूठी रहा है, घर पे बताऊंगा इसे मैं। बाहर निकलते हो सेंटर से कहते हो बढ़िया हो गया, एकदम सारा किया है। रास्ते में जाते जाते थोड़ा गलत हो गया है, घर पहुंच के कल बताऊंगा टोटल करके। है ना? सही है। और फादर के आने से पहले सो जाता है रात में बच्चा, सुबह उठ के कहीं इधर उधर चला जाता है। 3-4 दिन अवॉइड करता है ना? हाँ, मामला ठंडा थोड़ी होता है बेटा, पेरेंट्स ने साल भर फीस दी है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, फिर धीरे से मम्मी को बता देते, बोल दो कुछ हुआ नहीं इस बार। है ना? हाँ, हाँ। फिर पापा थोड़ा बहुत जलील करते हैं। हाँ है। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत और होती है नहीं? हाँ, पूरे साल जलील होना पड़ता है नहीं? हाँ। हाँ, और आसपास में सबको पता है कि मैं तैयारी कर रहा था। हाँ, तैयारी करने पटना गए थे। है ना? कई तो ऐसे जो लौटे ही नहीं पटना से अभी तक घर की तरफ नहीं, रात में जाते हैं, सुबह निकल आते हैं वापसी, कोई देख ना ले। है? पढ़ाई करो, मैं बोल रहा हूं, सिचुएशन यही है घूम फिर के। प्लीज पढ़ाई करो। ठीक है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जल्दी एनसीईआरटी पढ़ो भाई। जिन्होंने लिख लिया वो बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ो। आज ये चैप्टर याद करके क्वेश्चन करने हैं इसके। ठीक है? कल क्लास में पूछूंगा मैं किसने कौन कौन से क्वेश्चन किए। हाँ, कोई पिट पिटा जाए कल एक आध। लास्ट बेटा, एनसीईआरटी पढ़ लो। तुम एक ही डेस्क पे 4 बैठे हो? वाह। एनसीईआरटी बेटा बुक नहीं फाड़ो, मलाक। प्लीज एनसीईआरटी पढ़िए, जिन्होंने लिख लिया आगे चल रहे हैं। चलिए, सबसे पहले सैटेलाइट क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में लिख रहा हूं फिर समझा रहा हूं। प्रेजेंट ऑन सम क्रोमोसोम, नॉट ऑल, सब पे नहीं होता। नॉन स्टेनिंग है, टीलोमियर पे है। ठीक है, टीलोमियर पे होता है। और इसका फंक्शन जो है बेटा, इसका जो फंक्शन है ना, आप सोचो ध्यान से। प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, नॉन स्टेनिंग है, टीलोमियर पे है, फंक्शन होता है न्यूक्लियस फॉर्म करता ही है। इसका एक और नाम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कह देते हैं इसे। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे एक बार, इधर ध्यान दे बेटा आप लोग। ये मैंने क्रोमोसोम बना रखा है ऐसे, ये इसका होमोलोगस पेयर है।
ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। हमारे पास क्या होता है, ये मैंने क्रोमोसोम बना रखा है। कुछ क्रोमोसोम पे अलग से नॉन स्टेनिंग डीएनए होता है, ऐसे अलग से नॉन स्टेनिंग होगा, इसको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। दिस इज सैटेलाइट। और जिन क्रोमोसोम पर होता है सैटेलाइट डीएनए, क्या होता है बेटा, ये सैटेलाइट कहते हैं, डीएनए ना लिखो वर्ड इसके। सैटेलाइट क्या होता है, ये टीलोमियर के पास में एक नॉन स्टेनिंग डीएनए होता है अलग से, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। तो नॉन स्टेनिंग है, टीलोमियर पे है, और कुछ क्रोमोसोम पे, इस पे नहीं बनाया मैंने, इस पे नहीं है, इस पे है। आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन 13, 14, 15, 21, 22, जैसे ह्यूमन के क्रोमोसोम का नंबर होता है ना, तो 13, 14, 15, 21, 22, ये 5 क्रोमोसोम होते हैं जिन पे ये सैटेलाइट मिलता है। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ये आएगा नहीं नीट में, कहीं भी नहीं आएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट टीलोमियर पे एक अलग से डीएनए है जो स्टेन नहीं करता, उसका काम होता है कि वो न्यूक्लियोलस बनाएगा। तो इसका मतलब सैटेलाइट होना चाहिए किसी ना किसी क्रोमोसोम पे, ताकि न्यूक्लियोलस बने। बिना न्यूक्लियोलस के आरआरएनए नहीं बनेगा। ये चीज समझ में आ रही है? इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन किसको बोला था, सेंट्रोमियर को। क्लियर है? अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं, ऑल क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज सैट क्रोमोसोम, गलत है। सैट क्रोमोसोम वो होते हैं जिसपे सैटेलाइट होता है। अगर इसके सिस्टर इस पर होगा तो इस पर होना कंपलसरी है, और इसके होमोलोगस पेयर पे भी होता है। समझ में आ रहा है? ये दोनों तो कॉपी है ना, ये तो कंपलसरी है ही। क्लियर है? तो 13, 14, 15, 21, 22 पर ये नंबर्स पहले हम कराते थे, अब जरूरत आपको नहीं है। सैटेलाइट इज नॉन स्टेनिंग, प्रेजेंट एंड टीलोमियर, और किसमें होगा, किसमें होगा, प्रेजेंट ऑन सम क्रोमोसोम, नॉट ऑल। नॉन स्टेनिंग, प्रेजेंट ऑन टीलोमियर, प्रेजेंट ऑन सम क्रोमोसोम। क्या कह रहा है एनसीईआरटी बेटा, क्या लिखा है, सैटेलाइट नंबर नहीं याद करना। मैं कह रहा हूं 13, 14, 15 जो नंबर है ना किन क्रोमोसोम, वो नहीं करना हमने। ठीक है, चलो नोट करो। हाँ बेटा बोल, तेज बोलो, आवाज नहीं दे। एक पे हो सकता है मेरे ख्याल से, जहां तक मैं श्योर नहीं हूं इस बात को लेकर, पर सिस्टर क्रोमेटिड पे जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। सही है? हाँ, और पूछो, कोई कुछ पूछ रहा है? खुश बहुत हो तुम लोग यार, ये टूट सीट तोड़ दी तुमने। इधर आओ, इधर इधर बैठ। सीट तोड़ रहे हो यार, गलत बात है ये तो। इधर खड़े पे बैठ। तो टूटा हुआ तो उससे बैठ क्यों रहा है फिर, बैठने के लिए। न्यूक्लियस में प्रोटीन कहाँ बनती है, न्यूक्लियस प्रोटीन कहाँ बनाता है, कहाँ बनाता है, न्यूक्लियस नहीं बनाता, साइटोप्लाज्म में बनती है। पर जो बाहर जाएगी वो ईआर पे बननी चाहिए वैसे तो। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब एक स्ट्रक्चर मान ले बस, अभी तो कुछ ऐसा स्पेशल बताना नहीं है इस पे। ठीक है, हाँ। और कुछ पूछना है किसी को? बेटा हेडिंग डालो, टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जल्दी। नेक्स्ट हेडिंग, टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। किसकी पोजीशन, सेंट्रोमियर की पोजीशन। इधर देखेंगे सारे बच्चे, सेंट्रोमियर देखो इधर, यहां पर सेंटर में है बिल्कुल, यहां सेंटर से थोड़ा ऊपर, थोड़ा एंड के पास, बिल्कुल एंड पे। सबको दिख रहा है? अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है यहां पर, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या है, ये सेंट्रोमियर सेंटर में है, तो ये आर्म इक्वल है। मेटासेंट्रिक में क्या है,
सेंट्रोमियर कहां पे है? एट सेंटर। यस, उसमें आर्म्स इक्वल आएंगी। आर्म्स क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। सब मेटा और एक्रोसेंट्रिक की डेफिनेशन कंफ्यूज करते हो तो क्वेश्चन गलत होता है। इसको क्या बोल रहे हैं? एक्रोसेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक मतलब सेंटर से थोड़ा ऊपर, तो हम लिख सकते हैं क्लोज टू सेंटर। इसको क्लोज टू सेंटर लिखोगे, इसको लिखोगे क्लोज टू एंड, क्लोज टू टीलोमियर। यस, ठीक है। इन दोनों में आर्म्स अनइक्वल आएंगी। आर्म्स क्या आएंगी? अनइक्वल आएंगी। मतलब क्या हुआ? ये वाली आर्म छोटी है, ये वाली आर्म बड़ी है। क्लियर है? इसको हम क्या बोल रहे हैं? टीलोसेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमियर कहां पर है? एट एंड। एंड का मतलब आखिरी में है। क्लियर है? सही। एक स्टेटमेंट बोलता हूं, मुझे बताना कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। पहले स्टेटमेंट सुन लो फिर लिखो। स्टेटमेंट ये है कि सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक में सिस्टर क्रोमेटिड का साइज अनइक्वल होता है। गलत है? सही है? गलत है। रीजन क्या है आप समझो ध्यान से। हम जो आर्म्स की बात कर रहे हैं ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं। हम सेंट्रोमियर हमने ये बना दिया, तो सेंट्रोमियर हम यहां लगाते हैं। ये क्या है? मेटासेंट्रिक। हल्का सा ऊपर होता है सब मेटा, एक्रो और टीलो, ये कहीं भी प्रेजेंट हो, पर इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर ही होगी। फर्क कहां पर आता है इसमें? आर्म्स में। फर्क कहां पर आता है बेटा? आर्म्स में। इसको मैं ऐसे कर दूं, आर्म्स में फर्क आता है। अगर मैं यहां रखता हूं तो ये छोटी आर्म है, ये बड़ी आर्म है। इसको यहां पर लाता हूं, दोनों आर्म्स ये और ये बराबर आती है। समझ आ रहा है? बोलो। ठीक है। तो सिस्टर क्रोमेटिड वैसे भी लेंथ सेम होनी चाहिए क्योंकि जीन सेम है। यदि किसी में इक्वल नंबर ऑफ जीन्स हैं, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट जीन है, तो लेंथ हम छोटी बड़ी कैसे कर सकते हैं? और वो दोनों एक दूसरे की क्या बने थे? कॉपी बने थे, तो कैसे कर सकते हैं? समझ आ रहा है? तो हमारी क्या अलग हो सकती है? आर्म्स का साइज अलग हो सकता है, सिस्टर क्रोमेटिड वही रहेंगे। कोई डाउट है इस बात में? बोलो। यहां तक ठीक लग रहा है? तो मेटासेंट्रिक, सब मेटा, एक्रो, टीलो। डेफिनेशन में कहां गलत होगा? एक्रो और सब मेटा में। सब मेटा क्लोज टू सेंटर है और एक्रो क्लोज टू एंड है, और टीलोसेंट्रिक टीलोमियर पे एंड पर है। दो होती हैं, दो आर्म्स बोल सकते हैं। वैसे किसी क्रोमोसोम में 4 आर्म्स होती हैं, है ना? अगर वैसे काउंट करूं तो 1 2 3 4, लेकिन टीलोसेंट्रिक में टोटल कितनी आर्म्स है? 2 आर्म्स है। ठीक है? सही लग रहा है? चलो नोट करेंगे। हाँ बेटा, टीलोसेंट्रिक इक्वल आर्म। हाँ ठीक है, इक्वल आर्म बनेगी दोनों। जल्दी कर लो बेटा। किसको है? हाँ, चलें आगे। एक बार एनसीईआरटी देख लो, सब मेटा मेटा। पर एक चीज, इस पे डायग्राम पे ना जाना। हाँ, इधर देखो, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे। जो ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है ना, ये टीलोसेंट्रिक में इसमें ऊपर में छोटी छोटी आर्म्स दिखा दी हैं इसने। ये डायग्राम गड़बड़ है। आपको दिख रहा है? ये जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूं इसमें इसने क्या किया है, ये छोटी छोटी आर्म्स जो है ना, थोड़ी गड़बड़ कर दी हैं, ऊपर दिखा दी। बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। होता क्या था, एक साल क्वेश्चन आया था, डेफिनेशन पूछी थी, ठीक है? कुछ बच्चों के जो गलत करके आए, उनके दिमाग में डायग्राम था, उन्होंने क्वेश्चन गलत किया। जब वो सेंटर पे लौट के आए सेंटर से, तो उन्होंने बोला सर देखो डायग्राम में तो ऐसे बना हुआ है। मैंने कहा राइट अप में क्या है? तो इससे ये पता चलता है कि जब नीट में या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसमें राइटअप की ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू डायग्राम।
लिखे हुए का ज्यादा मान्यता है किसके कंपैरिजन में? डायग्राम के कंपैरिजन में। इसीलिए हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में वेट कर रहे हैं कि वो लिखा हुआ बदले, तब जाकर हम वो डायग्राम वाली बात को वैलिड मानेंगे, जहां उसने 4 प्रोटॉन कर दिए हैं और चीजें बदली हैं। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला किसी को? लिखे हुए का ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू डायग्राम। ठीक है, सेम गड़बड़ आपके पास किडनी वाले चैप्टर में थी, पोटेशियम को लेके शायद। यस, माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं भाई, बताते हैं। माइक्रोबॉडीज, माइक्रो का मतलब छोटा स्ट्रक्चर है कुछ। देखो इधर देखो बेटा, अभी सेल थ्योरी बताना है मुझे, अभी नहीं खत्म हुई क्लास, कृपया करके ध्यान से पढ़ो। चैप्टर खत्म होगा क्योंकि क्वेश्चन कराने हैं आपको। अब इधर देखो भाई, एनिमल सेल, कोई भी एनिमल सेल या प्लांट सेल बना लो, ये इसका न्यूक्लियस है, ये वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हमने अलग से नाम दे दिया है लाइसोसोम। पर इसके अलावा वेसिकल जैसे और स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें अलग अलग एंजाइम हो सकते हैं। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया हमने, एक हमने क्या बना दिया, ये बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, सुनो, इनको हम माइक्रो बॉडीज कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो बॉडीज कहते हैं। ये समझ में आ रहा है? इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो बॉडीज कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? बोलो, ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो इसको हम माइक्रो बॉडीज कहते हैं। माइक्रो बॉडीज क्या होती हैं? वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में मिलते हैं। जैसे लाइसोसोम भी जो है ना, एक वेसिकल ही है, पर क्योंकि वो एक स्पेशल काम कर रहा है इसलिए उसका नाम लाइसोसोम लग दिया। तो माइक्रो बॉडीज वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर होता है। प्लांट में भी मिलता है, एनिमल में भी मिलता है। प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में मिलता है। उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या डाउट है किसी को? उसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, अब माइक्रो बॉडीज का एक उदाहरण, माइक्रो बॉडीज का एक उदाहरण हमारे पास क्या है, सुनना ध्यान से सारे बच्चे। माइक्रो बॉडीज का एक उदाहरण हमारे पास पेरोक्सीजोम है। क्या है? पेरोक्सीजोम, जो प्लांट सेल में भी होता है और किस में होता है? एनिमल सेल में। इसमें कौन से एंजाइम होते हैं, किसी को पता है? पेरोक्सीडेज और कैटेलेज। क्या नाम है? पेरोक्सीडेज और कैटेलेज। ये कहां लिखा है? बायोमोलिक्यूल के लास्ट पेज पे, जहां कोफैक्टर वाला टॉपिक दे रखा है ना, वहां पर इसका, इसमें हीम होता है, ऐसा लिखा है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो पेरोक्सीडेज और कैटेलेज, ये दो एंजाइम का काम है जो ब्रेक करता है इसको, H2O2 को। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक हार्मफुल चीज है, उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सही है? बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं सेल के अंदर जहां कुछ हार्मफुल केमिकल बनते हैं। यदि उन हार्मफुल केमिकल को नहीं हटाया जाए तो सेल डैमेज हो सकता है। ऐसे ही एक हार्मफुल केमिकल का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने के लिए मुझे जो एंजाइम चाहिए वो कैटलेज और पेरोक्सीडेज चाहिए। ठीक है, किसके अंदर मिलते हैं? पेरोक्सीजोम में। कोई डाउट? बोल बेटा। सिंगल मेम्ब्रेन है? कहां लिखा है मैंने मेम्ब्रेन? मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा लिखा होगा। अरे इनकी बात कर रहा है, मैं नहीं। माइक्रो बॉडीज एक से ज्यादा टाइप की होती हैं। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, मतलब छोटे छोटे वेसिकल है बहुत सारे। वेसिकल शब्द का मतलब ही सिंगल मेम्ब्रेन है। सही है? मैंने लिखे में अलग अलग टाइप का कलर क्यों किया, अलग अलग टाइप का?
क्योंकि अलग अलग होते हैं ये बेटा, सही है, अलग अलग एंजाइम होते हैं, ठीक है, सही है। चलो आगे चलते हैं, हेडिंग डालो, है सेल थ्योरी बतानी है, हाँ हेडिंग डालो, सेल थ्योरी बता रहे हैं। लिख लो एक बार बेटा, जल्दी करो, लिख लो। क्लास 10 मिनट चलेगी अभी भाई, उससे कुछ नहीं होता, तो भी चलेगी 10 मिनट, चुपचाप शांति से पढ़ो, है ना। हाँ, हॉस्टल में खाना खत्म हो जाता है, तो हो जाने तो क्या हो गया फिर, है 1:30 तक खत्म हो जाता है, फिर क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ हाँ सही है। अब आज मिला ना क्वेश्चन पार्टी में, मुना क्वेश्चन खा, हेडिंग डालो भाई, सेल थ्योरी पढ़ रहे हैं, लास्ट टॉपिक है, प्लीज बोर्ड पे ध्यान रखें, लास्ट सब लोग। यहां पर एक दो पॉइंट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट बताने हैं मुझे। सबसे पहले दो साइंटिस्ट के नाम, पहले सुन लो ध्यान से, पहले सुनो ध्यान से जो पॉइंट्स बोल रहा हूं, ईयर याद करने हैं, नहीं तो आप गड़बड़ करोगे। लगभग सेम टाइम, ठीक है। इससे पहले कोई डिस्कवरी सेल में, न्यूक्लियस 1831, प्लीज बोर्ड पे ध्यान रखें, लास्ट टॉपिक है, लास्ट बेंच, बात नहीं करो, इधर ध्यान रखो, ठीक है। जैसे मैं बोलूं इधर ध्यान रखो, ऐसी नजरों से देख रहे होते जैसे कुछ किया ही नहीं है भाई साहब, पढ़ाई पे ध्यान रखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ इधर देखो, इन्होंने क्या किया था, ये जर्मन बॉटनिस्ट है, ठीक है, तो पहले तो ये याद रखना है। इन्होंने ऑब्जर्व किया था लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल्स या डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल्स, और इन्होंने बोला था कि जो सारे प्लांट्स हैं आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल एंड टिश्यूज, ऐसा कुछ, मतलब इन्होंने बोला कि सारे प्लांट जो है ना, प्लांट सेल्स के बने हुए अलग अलग टाइप के। शिवान ने क्या किया, हम यहां पे लिख रहे हैं ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, तुम्हारे सिलेबस में कोई ब्रिटिश और है, नाम बता। आरसी पनेट, आरसी पनेट, और हेल्डेन, हीरो याद करते हैं, हेल्डेन इंग्लैंड, रशिया से ओपरेन, हीरो याद करते हैं, हाँ हीरो याद करते हैं ना, हेल्डेन इंग्लैंड और रशिया से ओपेरिन, ठीक है। और कोई, डार्विन इंग्लैंड नहीं, ब्रिटिश था डार्विन, चेक करके आना। देखो आरसी पनेट ब्रिटिश है, क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। आओ, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व करे एनिमल सेल विद मेम्ब्रेन, ठीक है। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जिन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, एनिमल सेल जिसके बाहर क्या है, जिसके बाहर आउटर क्या है, थिन मेम्ब्रेन है, आउटर थिन लेयर है, आउटर थिन लेयर है, जिसको अब किस नाम से जानते हैं, हाँ नाउ नोन एज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी लिख लो। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इन्होंने एक स्टेटमेंट और बोली कि सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, ऑल प्लांट सेल, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उस पर खास ध्यान रखना हमने, स्टेटमेंट ये थी,
और अंतर आपको कुछ देखना पड़ेगा एनसीईआरटी में। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स किसके बने हैं? मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। कृपया करके ध्यान दो बेटा, क्योंकि ये समझना पड़ेगा आपको। देखो सेल थ्योरी क्या है बच्चे, जब हमने पहला सेल डिस्कवर कर लिया तो सभी लोगों ने की ऑब्जर्वेशन ये थी, जो पहला मन में ये चीज आती है कि यार हमने सेल तो डिस्कवर कर लिया, क्या सभी चीजें सेल की बनी है? तो सेल थ्योरी एक डायरेक्शन, एक दिशा देती है इस बात को कि यार हम एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि यार सेल सब में है। सब में मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। तो सेल थ्योरी उसी डायरेक्शन में बात कर रही है। तो सारे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेल है क्या? लेकिन हम ये देखते हैं कि सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहां भी कुछ चीजें होती हैं। वो कहां से आया? तो वो भी सेल ने ही बनाया था। अगर सेल के बीच में, जैसे हम बात करते हैं व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं, इंटरसेलुलर मटेरियल, ग्राउंड मटेरियल होता है, और उसमें कुछ क्या होते हैं? धागे, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं? फाइबर्स, कोलेजन के, किसी भी चीज के। तो वो बनाए तो सेल ने ही है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेल थ्योरी क्या थी? एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जो डायरेक्शन और दिशा दे रही है कि हम सभी ऑर्गेनिज्म को सेम नजरिए से देख सकें कि सभी सेल या उससे बने हुए प्रोडक्ट के बने हुए हैं। नहीं तो हम आगे पढ़ाई कर ही नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? ये उसी के जैसा है जैसे वॉटसन क्रिक ने पहली बार डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल देकर थोड़ी सी डायरेक्शन दी, और उसके बाद क्रिक ने सेंट्रल डोगमा दिया, क्योंकि सेंट्रल डोगमा के बाद ही सही दिशा मिली थी हमें। ऐसे ही सेल थ्योरी ने एक सही डायरेक्शन दी है कि हमें कैसे सोचना है सेल के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस स्टेटमेंट के बाद एनसीईआरटी लिखती है कि स्किल्डन और शिवान ने, एंड शिवान जो है उन्होंने फॉर्मुलेट करी है। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ पूछना है किसी को? पढ़ लो यार, ये चैप्टर जरूरी है फिनिश करना समझ के। फॉर्मुलेट सेल थ्योरी। अब इन्होंने क्या बोला, जो स्टेटमेंट एनसीईआरटी चेक करो, इन्होंने बोला ऑल ऑर्गेनिज्म, पहली स्टेटमेंट ये है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। मेरी बात समझो, ऊपर की स्टेटमेंट और नीचे की स्टेटमेंट, इन दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? इसमें और इसमें। उसमें लिखा हुआ है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, नीचे वाले में लिखा हुआ ऑल ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब इसमें हमने इसके काम को भी ऐड कर लिया और एक फाइनल स्टेटमेंट बनाई कि सभी प्रकार के जीव सेल और उसके प्रोडक्ट के बने हैं। समझ आ रहा है? तो अगर ये वाली स्टेटमेंट आती है तो शिवान ने दी है, और ये वाली स्टेटमेंट आती है तो वो सेल थ्योरी की है। और सेल थ्योरी किसने बनाई है? स्किल्डन एंड शिवान ने। ठीक है? कोई डाउट? ठीक है। अब इसको मॉडिफाई किसने किया है? रुडोल्फ वर्चो ने। ठीक है, पहले नोट करो इसे जल्दी जल्दी। छुट्टी नहीं हो रही बेटा, अभी अभी होगी। शांति। वाह, कल तू क्वेश्चन मत करके तो बताऊंगा तुझे मैं। हाँ, लिख लो जल्दी से। देखो हमारे पास क्या है, सुन लो पहले। हमारे पास क्या है? रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने मॉडिफाई किया था सेल थ्योरी को। किसको मॉडिफाई किया था? सेल थ्योरी को। ईयर बताओ? 1855। ठीक है। और उन्होंने स्टेटमेंट दी थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है, हाँ भाई, इसका क्या मतलब है? काम की बात सुनो, चुप हो जाओ। ऑल सेल अराइज फ्रॉम, बस इतना ही नहीं, प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि डिवीजन के थ्रू कोई सेल आता है। सारे सेल किसी पुराने सेल से बने हैं, पर कैसे बने हैं? डिवीजन के थ्रू। चेक कर लेना अपनी लाइंस, नहीं तो क्वेश्चन गलत करके आओगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी टॉपिक को चैप्टर के लास्ट में पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन नहीं आएगा।
इसीलिए आपके सबसे वीक टॉपिक जो होते हैं ह्यूमन फिजियो में, वो डिजीज वाले होते हैं, क्योंकि आप उसको जल्दी में लपेट के निकल जाते हो। एक तो वो कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल और डिजीज, है ना, इसलिए वो जॉइंट्स के क्वेश्चन देता है तुम्हें हर साल। हर साल एक क्वेश्चन जॉइंट्स का जरूर देता है, क्योंकि चैप्टर के लास्ट में है वो। उससे प्रभु पीछे से पढ़ोगे तो आगे वाला गलत करोगे ना, जैसे अभी कर रहे हो। दिक्कत समझ नहीं रहे हो, दिक्कत है पेशेंस की, टॉपिक की दिक्कत नहीं है, पेशेंस की दिक्कत है। एक्सेप्शन सेल थ्योरी की, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, दे आर नॉन सेलुलर। ये सेल नहीं है, ये क्या है, सेल नहीं है। नोट करो जल्दी से, दोनों स्लाइड नोट करनी है, ये भी नोट करनी है दोनों, टाइम दे रहा हूं। एक चीज लिखवानी है, डिस्कवरी वाली बात, बस लास्ट। पहले लिखे, 2 मिनट है, लिखो पहले जल्दी। जिसने लिख लिया वो जा सकता है, और जाके दिखाना। बताओ भाई, तुम जाके दिखाओ। है कौन सा बारिश हो रहा है? लिखो, शांत, लिखो लिखो, पहले ये लिखो फिर दूसरा। एनसीईआरटी पढ़, चल लिखो जल्दी ये वाला, फिर नेक्स्ट लिखेंगे। क्या हुआ बेटा, कुछ पूछना है? बोल बोल बेटा, प्लीज 5 मिनट, हाँ जल्दी बोल। क्या कह रहा है? ये तो एमडी सर बताएंगे, एवोल्यूशन का क्वेश्चन है। पहला सेल कैसे आया भाई? ये एमडी सर बताएंगे। दूसरी चीज, अरे सुन लो ध्यान से, राइबोसोम बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन राइबोसोम बनाता है। क्या बच्चे यार समझ ही नहीं रहे मैं क्या पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं राइबोसोम प्रोटीन का बना हुआ है, सही है, ठीक है। और प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए, तो पहले राइबोसोम आया, प्रोटीन आई? प्रोटीन आई, कुछ आरएनए एज अ कैटलिस्ट काम करते थे। समझ आया? पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो, जल्दी लिखो इसे फास्ट। मुझे डिस्कवरी बतानी है सेल की, जल्दी करो। डेफिनेशन और डिस्कवरी, जल्दी एक पेज बताना बस। ओवरव्यू मैंने बताया, चीक सेल और वो ये करा चुका हूं। तुझे पता भी है बेटा, ठीक ठीक बोल रही है देखो पढ़ाई करो ध्यान से, एनसीईआरटी पढ़ो आज बैठ के, ठीक है। और एक बूढ़े से आदमी की फोटो दे रखी है, जीएन रामाचंद्रन। हाँ, कॉलेजन, ट्रिपल कॉलेजन स्ट्रक्चर जो है वो याद कर लेना नाम। सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन याद करना है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। जीएन रामाचंद्रन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, वो याद करना है बस। चलिए बेटा, चीजें फिनिश करो प्रॉपरली, गड़बड़ हो जाएगी, आप समझो। आप समझ नहीं रहे हो इस बात को। चलो स्टार्ट करते हैं। इधर देखो भाई, लिख लो भाई, इधर देखो सारे, देखो बेटा, मैं लास्ट टॉपिक लिख रहा हूं, प्लीज देख लो ताकि हम लोग फिनिश कर सके। प्लीज लास्ट टॉपिक पे पूरा फोकस करेंगे। दूसरी चीज बच्चे, अगर बारिश हो रही है, बाहर नहीं जा रहे हो, अगर आपको यहां रुकना पड़ रहा है, तो बिना शोर करे, बिना कुछ तोड़ा ताड़ी करे, चुपचाप रुकेगा कोई। मैं बार बार बोल रहा हूं,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप डिसिप्लिन खराब करो, कोई दिक्कत नहीं करो, आपकी चीजों का नुकसान है। कुछ टूटेगा फूटेगा, आपको 2 दिन बाद मिलेगी चीज, मैं क्लियर बोल रहा हूँ इस चीज को। और अपने मन में ये बात बिल्कुल बिठा के रखो, 8-9 महीने का टाइम है। इसी के बाद पेपर के लिए आपको प्रॉपर, आप खुद से सोचो, अभी जून चल रहा है ना? मई में पेपर होगा 3 मई को, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 10 महीने का टोटल टाइम है एग्जाम के लिए। 8 महीने के आसपास में सिलेबस भी होना है। तो चीजें अपने उसमें रखो कि जैसे ही खत्म हो क्लास, अपना जो भी खाना पीना करके पढ़ने बैठो और आज ये चैप्टर खत्म करो। सही चीज ये है। इसके बाहर बारिश हो रही है, वो हो रहा है, ये सब सराउंडिंग चीज है। क्लियर? इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? इधर ध्यान रखो सारे। कुछ तुम बरसाती मेंढक की तरह खुश हो रहे हैं कुछ। इधर देखो, हम लोग ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के लिख रहे हैं। ऑर्गेनिज्म हम लिख रहे हैं बेटा, एक लिविंग है एंड नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है, इनएनिमेट। यस, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ, किसका बना है? सेल का बना है। किसका बना है? सेल का। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ये बात समझ में आ रही है? अब ऑर्गेनिज्म ये 2 टाइप के कह रहा है, 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहा है। एक जिसमें सिंगल सेल होता है, एक क्या है? यूनिसेलुलर है। यस। और दूसरा हमारे पास क्या है? मल्टी सेलुलर है। सही है? एक यूनिसेलुलर है, दूसरा मल्टी सेलुलर है। कोई डाउट है किसी को? हाँ बेटा, ऑर्गेनिज्म लिखा है, काट दे वहां पे, सिर्फ लिख लिविंग नॉन लिविंग है, इनएनिमेट कह रहे हैं। सही है, ऑर्गेनिज्म मत लिख। पर आगे देख ध्यान से, हम डेफिनेशन में क्या लिख रहे हैं? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये वो क्वेश्चन था जो आपका आया था असर्शन रीजन में। यस, ये रीजन में लिखा था, पर ये असर्शन में होना चाहिए था, क्योंकि इसका जो रीजन है, इस डेफिनेशन का जो रीजन है या सपोर्ट है, वो कहां से मिलेगा? सुनो ध्यान से। सपोर्ट ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा कि इंडिविजुअल जो सेल है, इंडिविजुअल सेल जो है, इंडिविजुअल सेल जो है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो, कोई भी सेल फंडामेंटल लाइफ यूनिट क्यों है? क्योंकि हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। यस, ये रीजन है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, मतलब वो अकेले मिलता है। देखो, अगर मैं कहता हूं सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सिंगल सेल अकेले मिलना चाहिए। तो क्या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मिलते हैं? हमें मिलते हैं। क्या अकेला माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है? कहीं नहीं मिलता। तो एनसीईआरटी इसलिए लिखती है कि नो एनीथिंग, एनीथिंग लेस देन सेल, एनीथिंग लेस देन सेल, उसकी नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ। क्या मेरी बात समझ में आई? सारे फंक्शन लाइफ के कर सकता है। अगर मैं कहता हूं सेल एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, इसका मतलब सिंगल सेल सारे काम कर सकता है और सारे ऑर्गेनिज्म सेल के ही बने हैं। दूसरी चीज क्या है? कोई भी चीज जो सेल से छोटी है, क्या वो अकेले मिल सकती है? माइटोकॉन्ड्रिया अकेले मिल सकता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया सेल नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये इस डेफिनेशन को सपोर्ट कर रहा है। तो ये असर्शन हो सकता है, ये रीजन हो सकता है। क्वेश्चन में ये असर्शन में लिखा था, ये रीजन में लिखा था, इसलिए मैं उसका आंसर सेकंड बोल रहा था। आपको समझ आया? क्लियर? अब हमारे पास जब हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो हमें साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक याद कर लो, क्योंकि वो ऑप्शंस में मिल जाता है। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डेड सेल ऑब्जर्व किया था। तो फर्स्ट सेल ऑब्जर्व किया था जो कैसा था? डेड सेल था, कॉर्क सेल था। यस, किसमें? प्लांट में। और लिवेन हुक ने
लेवेनहुक ने क्या ऑब्जर्व किया था? ऑब्जर्व फर्स्ट लिविंग सेल जो कि यूनिसेलुलर था। सही है? किसमें? पॉन्ड वाटर में। और न्यूक्लियस किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया था। सही है? यही चीज आपके काम की है। इस पूरे में ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बना देगा असर्शन रीजन का। इन एनिमेट शब्द का मतलब याद रखना, एनिमेट, इन एनिमेट, इन एनिमेट मतलब नॉन लिविंग। डन हो गया? सही है? ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से, जल्दी लिख लो बेटा। कोई जाएगा नहीं, 1 मिनट रुक जाओ पहले, प्लीज 1 मिनट रुक जाओ।